नमस्कार। एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कल के लेक्चर में हम लोगों ने राजनीतिक विरासत के ऊपर चर्चा किए थे। आज हम लोग आर्थिक विरासत पर चर्चा करेंगे। आर्थिक विरासत में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने को है, जैसे प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग इन इंडिया, जो आज़ादी के पहले शुरू हुआ, आज भी जारी है। ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन पर डिबेट है, वो भी उस समय चलता था, आज भी चल रहा है। साथ ही कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो या सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, किस प्रकार दिशा दिया जाए एक देश के राष्ट्रीय पुनर्संरचना में, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने इतिहासकार डॉक्टर जे एन सिन्हा। और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। आपकी पुस्तक साइंस, वार एंड इम्पीरियलिज्म दुनिया के विख्यात पब्लिशर्स ब्रिल से पब्लिश हो चुका है और आपके लेख काफ़ी सराहा जाता है और शोधपरक लेख से हम सब लोग अवगत हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर सिन्हा का लेख काफ़ी सराहनीय और काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। सो मैं समझता हूं कि इस विषय पर आज हम लोग सुनकर लाभान्वित होंगे। सो आपकी ओर से डॉक्टर सिन्हा को आमंत्रित करता हूं आज के लेक्चर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आर्थिक विरासत के ऊपर। वेलकम है सर। मित्रों, जैसा कि बताया गया, आज हम आर्थिक विरासत जो है राष्ट्रीय आंदोलन का, इसके बारे में बात करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि राजनैतिक विरासत कैसे आई थी। कल की बातों का भी पुनर्उल्लेख आज होगा, लेकिन हमारा मुख्य संदर्भ जो होगा वो आर्थिक विरासत के बारे में होगा। आर्थिक विरासत कोई आज़ादी के बाद का नया मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा के रूप में शुरू से ही रहा है। सही पूछें तो आज़ादी की लड़ाई थी, उसका जो मुख्य आधार था वो आर्थिक आधार था। क्योंकि अंग्रेज़ शोषण कर रहे थे और उस शोषण से तबाही मच रही थी, लोगों की गरीबी बढ़ रही थी, दरिद्रता बढ़ रही थी, और उससे निजात पाने के लिए वो आज़ादी चाह रहे थे। तो इसलिए शुरू से ही जो राष्ट्रीय लीडरशिप था, नेता थे, उन लोगों ने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक व्यवस्था का एक क्रिटिक तैयार किया। उन लोगों ने एक मूल्यांकन किया और उस मूल्यांकन में जो मुख्य बातें थीं उनको आज़ादी की लड़ाई से उन लोगों ने जोड़ा। जैसे कि आप याद करें कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी कि भारत की संपत्ति का निष्कासन हो रहा है और उसके बदले में बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये था कि भारत दरिद्र हो रहा है, उसके संसाधन विदेश जा रहे हैं और वो संसाधन कभी भी लौट कर नहीं आ रहे हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी और ये रूप धीरे धीरे पकड़ लिया था इसने, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद दादा भाई नौरोजी से शुरू हो करके रमेश दत्त और बाकी सारे लोग, बल्कि आप उसमें कहें कि कुछ बिजनेसमैन भी शरीक हुए, और वन ऑफ द अर्लीस्ट जो लोग थे बिजनेस में से, उसमें टाटा का परिवार था, और उन लोगों ने भी इसको आर्थिक मुद्दे को अपने तरीके से लिया, बिजनेस को शुरू करके, और ऐसा बिजनेस जिसके लिए भारतीयों को अंग्रेज़ों पर डिपेंड नहीं करना पड़े, इसके लिए उन लोगों ने बेसिक इंडस्ट्री लिया, जिसमें स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत उन लोगों ने की थी। इसके बाद आप देखेंगे कि उस क्रिटिक के ही रूप में स्वदेशी मूवमेंट भी आया। बल्कि आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट वस्तुतः इसकी शुरुआत हुई थी बंग भंग आंदोलन से, कि बंगाल का बंटवारा हुआ, इसके खिलाफ में आंदोलन हुआ, लेकिन उसका नाम तुरंत बन गया स्वदेशी मूवमेंट। ये सोचने की बात है कि बंगाल के बंटवारे को लेकर के मुद्दा खड़ा हुआ और उसको कह रहे हैं स्वदेशी, जो कि थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन ये अटपटा इसलिए नहीं है कि जितने उस समय आंदोलन चल रहे थे उनके कुछ मौलिक आधार थे,
और एक उसका आर्थिक आधार था, भारत की प्रतंत्रता थी कि भारत हर चीज़ के लिए डिपेंड कर रहा था ब्रिटेन पर, और उससे वो निकलना चाहते थे। और उस निकलने का मतलब ये था कि कहीं न कहीं वो अंग्रेज़ों की गुलामी से भी निकलना चाह रहे थे। तो यही कारण था कि जैसे बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की जो ताकत थी उसको राष्ट्रवादियों ने तुरंत कन्वर्ट कर लिया उसको स्वदेशी मूवमेंट में। और उसका एक तरीके से छोटा जो मुद्दा था, क्षेत्रीय मुद्दा था, एक तरीके से बंटवारा, वो उसको उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। और उसको राष्ट्रीय मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उसको आर्थिक मुद्दा बनाया। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो मौलिक रूप से राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक एक आंदोलन के रूप में उभर करके आया। और इस पीरियड में बहुत सारे स्वदेशी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई उसमें, और एक पूरा टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट और नेशनल एजुकेशन की शुरुआत उस ज़माने में की गई। और प्रेजेंट जो यादवपुर यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत स्वदेशी आंदोलन में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये केवल आंदोलन ही नहीं चल रहा था बल्कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो शासन था उसका ये क्रिटिक था, उसकी आलोचना थी। और उस आलोचना को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को फ्यूल करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। उसी तरीके से उसके तुरंत बाद आप आएँ कि गांधी जी 1909 तक अपना हिंद स्वराज उनका आ चुका था, प्रकाशित हो चुका था। उस समय हिंद स्वराज बहुत लाइमलाइट में नहीं आया, बल्कि बहुत बाद में वो लाइमलाइट में आया। लेकिन इसलिए लाइमलाइट में नहीं आया कि अंग्रेज़ों ने उस पर रोक लगा रखा था, उसे लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिल सकता था। लेकिन उस समय भी हिंद स्वराज का महत्व ये है कि एक चिंतन धारा को वो व्यक्त कर रहा था, और वो बतला रहा था कि राष्ट्र के नेता, राष्ट्र के लोग किस तरीके से अंग्रेजी शासन के संदर्भ में अपनी स्थिति को पा रहे हैं और कैसे आज़ादी प्राप्त की जाए, ये चीज़ देख रहे थे। और उसमें आप देखेंगे हिंद स्वराज में भी तो कई सारी बातें की गई हैं, लेकिन वहाँ भी जो मौलिक आधार है वो आधार आर्थिक आधार है। और उसमें गांधी जी गांवों की पुनर्रचना की बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, और कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ख्याल करें कि अंग्रेज़ों की जो इंडस्ट्री आई थी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो रही थी और धीरे धीरे और लार्जर हो रही थी। गांधी जी कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दा एक ही था कि आर्थिक मुद्दा था। अंग्रेज अपने फ़ायदे के हिसाब से देख रहे थे और भारतीय अपने फ़ायदे के हिसाब से देख रहे थे। ये जो आर्थिक मुद्दा है ये आगे भी चलते रहा, और 1920 आते आते खास करके गांधी जी के नेतृत्व में ये मुद्दा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। जब गांधी जी ने नेशनल लेवल पर राजनीति की और मास मूवमेंट की बात की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस पार्टी थी, उसमें बहुत सीमित तबके के लोग संलग्न थे और पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे। और गांधी जी का ये सोचना था कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुसंख्य लोगों को इस आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए। और उन बहुसंख्य लोगों को उनके विचार से तब तक शामिल नहीं किया जा सकता मानसिक तौर पर जब तक उनकी आर्थिक प्रगति नहीं की जाए, गांवों का उद्धार नहीं किया जाए, उनकी दरिद्रता और भूखमरी को नहीं ख़त्म किया जाए। इसलिए गांधी जी ने 1920 के दशक में ग्रामोद्धार की बात की, और कांग्रेस का एक मेजर जो पॉलिसी का चंक था वो ग्रामोद्धार भी था। हालांकि कांग्रेस में ही गांधी जी के विचारों के क्रिटिक भी लोग थे, लेकिन ये एक पैरेलल डेवलपमेंट था। लेकिन गांधी जी का प्रोग्राम इतना टावरिंग था, आप ये भी समझें कि वो प्रोग्राम इतना लोगों की इच्छा और आवश्यकताओं के करीब था कि कुछ नेताओं के नहीं चाहने पर भी वो एक आंदोलन के रूप में चलते रहा और बाद में भी चलते रहा। लेकिन ये जो मुद्दा था और लोग भी चला रहे थे, केवल गांधी जी ही नहीं थे। आप देखें कि 1920 के दशक से ही कुछ साइंटिस्ट, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट राष्ट्रीय नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। इसमें दो नाम का मैं मेंशन कर सकता हूँ गांधी जी के अलावा, दो तीन नाम का। एक तो एम.बी. विश्वेश्वरैया थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इंजीनियर थे, देश के रेदर लीजेंडरी इंजीनियर थे।
उन्होंने भी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, लेकिन उनका रिकंस्ट्रक्शन का जो तरीका था, जो आधार और मॉडल था, वो था वेस्टर्न मॉडल पर, कैपिटलिस्ट मॉडल पर करना चाहते थे। और वो भारत के बिजनेस क्लासेस के वो स्पोक्समैन थे वो। लेकिन उन्होंने बाकायदा किताब लिख करके अपना ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया। उसी तरीके से उस समय भी, उतने अर्ली समय में भी साइंटिस्ट में एम.एन. साहा जैसे साइंटिस्ट लोग थे जिन लोगों ने नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात की। और एम.एन. साहा ने खास करके देश के नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात की उन्होंने शुरू में। और उसमें भी उन्होंने खास करके नदी और पानी के रिसोर्स जो है उसको मैनेज करने की बात की, फ्लड कंट्रोल की बात की, नेचुरल जो पानी है उस पानी के यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात उन्होंने की। और 1934 आते आते दूसरे लोग भी इसमें शरीक हुए, जैसे जी.डी. बिरला भी आए, उसमें घनश्याम दास बिरला आए। उन्होंने अपना बाकायदा रिकंस्ट्रक्शन और प्लानिंग का एक अलग ढांचा उन्होंने प्रस्तुत किया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। 1935 तक ये ड्यूअलिज्म था, वो कैपिटलिज्म में हो या पुराने तरीके से हो या नए तरीके से हो, ये क्लियर नहीं था और अलग अलग लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन 1935 में जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद प्रांतों में सरकारें बनी, कुछ प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी। और तब एक मौका मिला जबकि सचमुच भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी अपने विचारों को कहीं न कहीं कार्यान्वित कर सकें। इसके लिए उन लोगों ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स के मीटिंग बुलाई प्रांतों के, और इंडस्ट्रियल प्लानिंग की बात की उन्होंने, और दूसरे क्षेत्र में भी प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात की। और इसी क्रम में अंततः एक कमेटी का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये कांग्रेस पार्टी ने 1938 ईस्वी में अक्टूबर महीने में कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ने कॉन्स्टिट्यूट किया। ये जो कमेटी थी एक्चुअली एम.एन. साहा के इनिशिएटिव पर शुरू हुई, लेकिन एम.एन. साहा जो एक सोशलिस्ट थे, देश के बहुत बड़े विश्वविख्यात साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और वो बहुत प्रभावित थे सोशलिज्म से, रसा के सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट से। तो उससे प्रभावित हो करके उन्होंने शुरुआत की आंदोलन की, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी इंटरेस्ट लिया, सुभाष चंद्र बोस ने इंटरेस्ट लिया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी ये एक बहुत बड़ी कमेटी थी, राष्ट्रीय स्तर की और हाई पावर कमेटी थी। और जिसको ये काम दिया गया कि वो एक ऐसा योजना बनाए जो योजना 10 वर्ष पर आधारित हो, कि 10 साल उसके कार्य को इफेक्टिव बनाया जाएगा, और ये योजना आज़ादी मिलने के बाद लागू की जाएगी। क्योंकि 1938 आते आते ये लगने लगा था कि देश की आज़ादी अब दूर नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय नेता अब एडवांस प्लानिंग कर रहे थे। और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी इंटरेस्ट लिया, और 1938 में ये कमेटी बनाई गई प्लानिंग करने के लिए। इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इनिशियली विश्वेश्वरैया को बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने ये समझा कि राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वह आदमी इसका चेयरमैन बनाया जाए जो डायरेक्ट रूप से राजनीति में भी भाग ले रहा हो और वह उदार विचार का भी हो। इस दृष्टि से नेचुरली नेहरू जी उसमें फिट करते थे, और नेहरू को इसका चेयरमैन बनाया गया। नेहरू ने बहुत ही इंटरेस्ट इसमें भाग लिया, और उनकी आप प्रोसीडिंग देखें, करीब 25 वॉल्यूम में इसके रिपोर्ट अवेलेबल हैं। हालांकि वो रेयर है रिपोर्ट, लेकिन उसमें देखें तो आप नेहरू के विचारों की झलक हर जगह देख सकते हैं, और नेहरू का उत्साह भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए और आर्थिक निर्माण के लिए वो क्या करना चाहते हैं। खैर, ये कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के 27 सब कमेटी में देश के बेस्ट ब्रेन रखे गए। कमेटी तो वैसे राष्ट्र के सभी मुद्दों को पर विचार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कमेटियां थीं वो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित थी, और वो देश के आर्थिक पुनर्निर्माण की बात करती थी। और इसलिए उन लोगों ने सर्वे किया और अपने ओपिनियन दिए। उसमें नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के प्लानिंग के प्रोसेस को कैसे लागू किया जाए, फाइनेंस को कैसे ठीक किया जाए, इंडस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया जाए,
देश के और देश के बाहर के व्यापार को कैसे ठीक किया जाए, सॉयल और नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल, पानी, मिनरल्स, इन सब को कैसे डेवलप किया जाए, प्रिजर्व किया जाए और उनको कैसे नेशनल डेवलपमेंट के लिए हार्नेस किया जाए, इस पर विचार किया गया। लेकिन ख्याल करेंगे कि 1938 और 1939 ये क्रूशल टाइम में है। ये 1938 में कमेटी बनी, कमेटी ने बड़े जोड़ तोड़ से कार्य अपना शुरू किया, लेकिन इसी बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। तब तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर सरकार के कार्य में ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज़्यादा दखल दे रही थी कि भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने समझा कि अब ये हाई टाइम है कि वो रिज़ाइन कर दें और पूरी आज़ादी की मांग करें। केवल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात नहीं बल्कि पूरी आज़ादी की बात की जाए, और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कमेटी से रिज़ाइन कर दिया। और उसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया। उसके बाद 1942 में पूर्ण क्विट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन छिड़ा, और वह आंदोलन इतना जोर पकड़ लिया कि उस आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता थे वो सब जेल भेज दिए गए। चूँकि इसका प्रभाव नेशनल प्लानिंग कमेटी और आर्थिक चिंतन पर इस रूप में पड़ा कि जब वो जेल चले गए तो नेशनल प्लानिंग कमेटी की सारी कार्रवाई बंद हो गई। बल्कि फॉर्चुनेटली जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने इस राष्ट्रीय एजेंडा को अपने हाथ में ले लिया और उन लोगों ने अपने तरीके से सेमिनार और सिंपोजियम करके 1940 के दशक में इसको मुद्दा को जीवंत रखा उन लोगों ने। और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर राष्ट्रीय स्तर पर और देश के बाहर वो लोग इसको प्रेशराइज करते रहे गवर्नमेंट को, और इसकी वजह से वो सरकार की जो पॉलिसी डिसीजंस हुए वो बहुत सारे भारतीयों के फेवर में हुए। अदरवाइज ये यदि प्रेशर नहीं होता तो शायद वो भारतीयों के फेवर में उतनी बातें नहीं हो पाती। जैसे 1942 में CSIR की स्थापना हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, और उसकी जो सब कमेटी थी वो सब कमेटी बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी आप इंडस्ट्री के जितने मुद्दे आप सोच सकते हैं सब पर कमेटी बनाई गई और उस पर रिपोर्ट किया गया फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एज ए पार्ट ऑफ पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के रूप में कमेटी बनाई गई। कल के लेक्चर में मैंने एक रेफरेंस किया था कि कैसे अमेरिकन इंटरफेरेंस उस समय आया, और वो इंटरफेरेंस वैसा कोई फोर्स नहीं था बल्कि ब्रिटिश लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारतीय संसाधनों को यूज़ करने के लिए अमेरिका का सलाह लिया कि कैसे भारत के संसाधनों को युद्ध में लड़ाई को जीतने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। वहाँ से अमेरिका से एक ग्रैडी कमेटी आई, ग्रैडी नाम के एक आदमी के अंडर सेक्रेटरी थे वो, उनके अंदर कमेटी आई और कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए चौंकाने वाला था। और चौंकाने ही नहीं, उस रिपोर्ट ने कहीं न कहीं उन्हें क्रोधित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ब्रिटिश ने तो अपने एलाई फ्रेंड के रूप में अमेरिका की कमेटी को इनवाइट किया था, लेकिन जब अमेरिकन कमेटी भारत में, ग्रैडी मिशन जब भारत में आया तो उसने ये रिपोर्ट किया कि भारत के पास साधन तो हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है और नेचुरल रिसोर्स भी है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अब तक ब्रिटिश डिनाई करते थे। उनका ये कहना था कि भारतीय लोग इंजीनियर और अच्छे साइंटिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन ग्रैडी मिशन ने कहा कि नहीं, ट्रेनिंग देने पर भारतीय भी कुशल टेक्नीशियन हो सकते हैं। दूसरी बात उसने ये कही कि ये जो संसाधन है ये तभी लड़ाई के पर्पस में यूज़ हो सकता है जबकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक की जाए। क्योंकि उसने ये पाया कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि उसमें ये उम्मीद करना कि भारत के संसाधनों को डेवलप करके और ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में उसको खर्च किया जा सकता है, ये संभव नहीं था। इसलिए ग्रैडी मिशन का जो इम्प्लीकेशन था वो ये था कि भारत में पहले यहाँ की जनता के डेवलपमेंट की बात की जाए और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। अब ये बड़ा पिक्यूलियर मुद्दा था, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन ये भी था कि भारतीयों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। अब तक का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्रिटिक था वो ये कहता था कि भारत की स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है। तो अमेरिकन कमेटी के रिपोर्ट का इम्प्लीकेशन ये था कि भारत को आज़ाद किया जाए।
शुरू के स्टेज में अमेरिका इस पर नहीं बोलता था, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर भारतीयों की एक लॉबी थी जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेस कर रही थी कि वो भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जोर डाले। और बाद में रूजवेल्ट ने जोर डाला। बहुत फेमस इंसिडेंट भी हुए, चर्चिल और उनकी कैसे आपस में तनाव हुआ एक शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो हुआ। और कहीं ना कहीं देश की आज़ादी को देने में अमेरिकन प्रेशर इस टाइम में क्रूशल रोल रहा उसका। ये बात मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि यहाँ पर एक इकोनॉमिक जो मुद्दा था उस मुद्दा को पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए आप देख रहे हैं। तो ये जो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन या युद्ध के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात थी, ये मुद्दा अब जुड़ गया कि देश के डेवलपमेंट और पब्लिक के जिंदा रहने के लिए भी ये डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब इसमें हुआ ये था कि जो पहले की डेवलपमेंट पर फिर थोड़ा सा पीछे मैं हटूं और नेशनल प्लानिंग की बात करूं मैं, तो मैंने बतलाया था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की शुरुआत सोशलिस्ट इंस्पिरेशन से हुआ था एमएन साहा के थ्रू। लेकिन आप ये भी ख्याल करें कि उस समय तक नेहरू जी भी सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट से काफ़ी प्रभावित थे और बल्कि 30 के दशक में वो एक तरीके से बहुत ही आप कहें कि डिवोटेड सोशलिस्ट थे। और वो चाहते थे कि जिस तरीके से रसा में मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग को नेशनल मटेरियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है, उसको भारत में भी वो लोग करेंगे। और इसलिए नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई और अंततः 1945 और 49 के बीच में इसके रिपोर्ट छप करके आए। बीच में बहुत सारी चीज़ों पर नेहरू और नेशनल प्लानिंग कमेटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा, क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमेटी में केवल नेहरू और पॉलिटिशियंस ही नहीं थे, उसमें बिजनेसमैन भी थे। टाटा और बिरला और ठाकुरदास और दूसरे लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इरोड किया इसको, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट प्लानिंग थी, उसको इरोड किया और कैपिटलिज्म के एलिमेंट आए। और इस तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ कहीं ना कहीं वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह वो एग्रीमेंट उभर करके आया। और आप ख्याल करेंगे कि आज़ादी के बाद जो देश के में आर्थिक पॉलिसी अपना गई नेहरू के रिजीम में, वो मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी थी। तो ये आप एक लेगेसी के रूप में देख सकते हैं कि कैसे 1930 और 40 के दशक की डेवलपमेंट ने कैसे एक लेगेसी क्रिएट किया जो आधार बना आगे चल करके 5 ईयर प्लान के लिए। प्लानिंग 1938 में भी हुई थी। आप ख्याल करें कि सोशलिस्ट प्लानिंग के अंदर पंचवर्षीय योजना थी रूस में, और वही प्लानिंग 1950 के बाद, आज़ादी के बाद नेहरू के रेजिम में भी वही 5 ईयर प्लानिंग को लाया गया। तो ये एक बड़ी लेगेसी थी कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का मुद्दा जो आज़ादी की लड़ाई के पहले था, वो मुद्दा आइडियाज़ को जो इंडिया में पैलेटेबल और कन्वीनियंट फिजिबल जो स्टेज हो सकता था, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में उभर करके आया, वो क्रिस्टलाइज किया। और यही कारण है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो दायरे थे उस दायरे में वो काम कर रही थी। और बल्कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो रिपोर्ट की मुख्य प्रायोरिटी थी, जैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उस पर सबसे पहले जो इंटरिम सरकार और बाद में आज़ाद भारत की जो सरकार बनी, सबसे पहले उसने 2-3 चीज़ों पर जो जोर दिया, उसमें एक था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसमें भी खास करके रिवर मैनेजमेंट के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में। और उसी के अंदर 1949 आते आते डीवीसी की पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट भारत में लागू किया गया। और ये प्रोजेक्ट केवल फ्लड कंट्रोल करने के लिए नहीं था, बल्कि फ्लड कंट्रोल और उस वाटर के यूज़ को डाइवर्सिफाई करने के लिए कि सिंचाई किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन का साधन डेवलप किया जा सके और उससे बिजली तैयार किया जा सके, ये करके डीवीसी की योजना शुरू की गई 1949 ईस्वी में। आप ये भी ख्याल करें कि ये योजना वैसे तो कहीं ना कहीं रसन मॉडल से भी प्रभावित थी, लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रैक्टिकल मॉडल था वो मॉडल आया यूएसए से। वहाँ की टेनेसी वैली जो प्रोजेक्ट था उसके मॉडल पर दामोदर वैली बनाया गया, और बाद में गंडक रिवर प्रोजेक्ट आया, कोसी रिवर प्रोजेक्ट आया, और ये सारे उस समय के आर्थिक विकास के आधार के रूप में ये चीज़ें आईं।
उसी तरीके से जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की प्रायोरिटी थी उसमें था बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करना। बेसिक इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री जो कि फर्दर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। टेक फॉर एग्जांपल स्टील, जो कि सबसे प्राइम है, हर जगह जिसकी ज़रूरत थी, तो वो स्टील इंडस्ट्री जो आगे चल करके बोकारो और दूसरी जगह उसके प्लांट्स बनाए गए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को टेकअप किया गया कि एग्रीकल्चर बेसिक प्रोडक्शन है, तो उस पर जोर देने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी और फर्टिलाइज़र के लिए सिंदरी में फैक्ट्री बनाई गई। फिर धीरे धीरे हैवी इंडस्ट्री और दूसरी चीज़ों को भारत में लाया गया। तो ये 1930 के दशक में और 40 के दशक में जो सारी कार्रवाई हुई और उस चिंतन से जो उभर करके एक प्रायोरिटीज़ डेवलप हुई, लगभग वही प्रायोरिटीज़ आगे चल करके 1950 के बाद 5 ईयर प्लान्स और जितने डेवलपमेंट, खास करके नेहरू के रेजिम की का जो पीरियड था और उस समय की एक्टिविटी थी, उसमें इस लेगेसी को, स्वतंत्रता आंदोलन के इस लेगेसी को आप देख सकते हैं। उसके बाद जो उस समय के का डेवलपमेंट था वार पीरियड का, उसके कुछ इनर पॉइंट्स पर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि अमेरिका ऊपर से तो दिख रहा है कि अमेरिका आया और उससे आज़ादी के आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और अमेरिकन प्रेशर और लॉबी के प्रेशर से आज़ादी का स्पीड थोड़ा सा तेज़ पकड़ लिया, जल्दी आज़ादी मिली। लेकिन आप ये भी ख्याल करें कि अमेरिका, अब ब्रिटेन चूँकि यहाँ से निकल रहा था, उस वैक्यूम को अमेरिका भर रहा था और अमेरिका इससे अवेयर था, क्योंकि अमेरिका को कम्युनिज्म का भय था और ख़ास करके रसा में भी डेवलपमेंट, चाइना में भी डेवलपमेंट हो रहे थे। इसलिए 1940-30 के बाद के दशक में अमेरिका के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट था और इस तरह से भारत वेलफेयर जेस्चर के रूप में आया और कुछ हद तक उसने काम भी किया। यही कारण है कि आप देखेंगे कि 1940 के दशक के जो टेक्निकल नॉलेज के लिए जो भारत के टेक्नीशियंस जा रहे थे, ट्रेनिंग करने वाले इंजीनियर जा रहे थे, वो ब्रिटेन नहीं बल्कि अमेरिका, ज़्यादा संख्या में वो अमेरिका जा रहे थे या फिर जापान जा रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे, ब्रिटेन वो नहीं जा रहे थे। तो ये वहाँ से एक डेविएशन शुरू हुआ, लेकिन ये डेविएशन वहीं तक सीमित नहीं था। आप ऐसे भी समझें कि कहीं न कहीं जिस तरह के डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ तैयार हुआ, जैसे डीवीसी मॉडल आफ्टर त्वा, टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि 1940s में भी ही आईआईटी के डेवलपमेंट की बात की गई। चूँकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इंजीनियर बनाए जा सकें, और उसके लिए अमेरिका के MIT को मॉडल बनाया गया और इसके आधार पर कानपुर और दूसरी जगह IIT यहाँ पर खोले गए। तो कई सारे जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो टेक प्लेस कर रहे हैं इस पीरियड में, वो सारे अमेरिकन मॉडल पर हो रहे हैं और ब्रिटिश मॉडल पर नहीं, ब्रिटिश से हट रहे हैं ये। तो इन सारी चीज़ों के भारत के अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ा। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक पिक्यूलियर ट्रेंड देखेंगे ब्रेन ड्रेन का, आज़ादी के बाद का पीरियड का देखें कि शुरू में तो वो लेगेसी पॉजिटिव के रूप में आई, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर किया गया टेक्निकल ट्रेनिंग IITs में, लेकिन अब उनके जॉब के लिए प्रॉपर यहाँ जगह नहीं थी जहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाए, या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इतनी इस स्थिति में नहीं थी कि उनको हाईली पेड रख सके। वैसी हालत में खुद जो अमेरिकन मॉडल पर इंडिया में इंजीनियर तैयार हुए थे वो फिर अमेरिका वापस जाने लगे। और उस ज़माने में तो ये बात मटेरियल टर्म्स में शायद नहीं कैलकुलेट की गई थी, लेकिन अब कैलकुलेट की जा रही है। तो आप ये अंदाज कर सकते हैं कि थ्रू आउट दिस पीरियड अंटिल नाउ जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर हुआ, उससे देश को कितना आर्थिक लॉस हुआ उससे। तो ये भी एक बात लेगेसी के रूप में, लेकिन ये मिक्स्ड लेगेसी के रूप में आया। ये जो अमेरिकन एंट्री थी ये एक तरीके से न्यू इम्पीरियलिज्म का इंट्रोडक्शन इन इंडिया था कि एक इम्पीरियलिज्म तो गया लेकिन दूसरा इम्पीरियलिज्म आया।
दूसरे इम्पीरियलिज्म से आने की वजह से एक और प्रॉब्लम पैदा हुआ कि जो अमेरिका और रूस की राइवलरी चल रही थी, वो राइवलरी और तेज हो गई। और इसलिए भी तेज हुई कि अमेरिका जो है ऑलमोस्ट रूस के करीब पहुंच रहा है। जस्ट आप देखें, कश्मीर के ऊपर रूस और भारत नीचे की ओर, चाइना ऊपर में कम्युनिस्ट कंट्री और नीचे भारत, और भारत में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये दोनों देशों की एक जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स थी वो तेज हुई। और इंडिया को, हालांकि इंडिया आज़ादी के बाद अपने को न्यूट्रल रखना चाहता था, लेकिन आए दिन उसके लिए मुश्किल होने लगा अपने को न्यूट्रल रखना। और कहीं ना कहीं इनिशियली भारत की लीनिंग सोशलिस्ट रसा के साथ रही, लेकिन अमेरिका कभी छूटा नहीं, ये भी बात थी। और इस द्वंद्व में भारत को घाटा ये हुआ कि अपनी पॉलिसियों के कोई मेजर डेवलप नहीं कर पाए या कम पैमाने पर किए, और जो पॉलिसी भी हुई वो पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई। भारत वैसी हालत में अपनी स्थिति को बचाने के लिए एक न्यूट्रल कंट्री जो कि पीस लविंग अपने को शो करते रहा, और इसके कुछ डिबेकल्स भी हुए। चाइनीज आप देखेंगे डिबेकल चाइना के साथ युद्ध में, बाद में पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका इंडिया की जो फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसी केवल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स तक ही नहीं था, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन थे। जवाहरलाल के टाइम तक एक जोर रहा कि हम सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएंगे, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएंगे, बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। लेकिन उनके रेजीम के ख़त्म होते होते एक तरीके का स्लो डाउन शुरू हो गया, और आप देखेंगे कि उनके एग्ज़िट के बाद के फेज़ में ये सारे जो जितने नेशनलिस्ट मेजर अंडरटेकिंग्स थे सब डिक्लाइन के रास्ते पर हो गए, और अभी उनकी बहुत ही ख़राब स्थिति है। ये चीज़ सोचने वाली बात है आर्थिक दृष्टि से भी, कि क्या नेहरू की पॉलिसी में कोई मेजर गड़बड़ी थी। हालांकि वो पॉलिसी फ्रीडम मूवमेंट के लेगेसी के रूप में आई थी, ये भी ख्याल करें। और लेगेसी का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसका सैंक्शन वाइडर पार्टी मेंबरशिप से था उसका। इस बात के बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते समय अभाव की वजह से, लेकिन थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि नेहरू के रेजिम के ख़त्म होने के बाद उसकी पुनः परीक्षा लोग कर रहे हैं, और कई विद्वानों ने इस पर ये बात उठाई है कि नेहरू की पॉलिसी का जो वेस्टर्नाइजेशन एंड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ओवर एंथुजियाज्म जो था वो थोड़ा अनुचित था। उसमें नेहरू के सच्चे इंटेंशन को कहीं डाउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो ब्रिटेन में पढ़े हुए थे और वेस्टर्न नॉलेज और आइडिया से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनकी जो भारत के पुनर्रचना रिकंस्ट्रक्शन का जो मॉडल था वो वेस्टर्न नीड्स और वेस्टर्न मॉडल पर ज़्यादा आधारित था बनिस्पत की इंडियन। तब आप पूछेंगे दूसरा क्या मॉडल हो सकता है, तो दूसरा मॉडल ऑलरेडी शुरू से ही था, नेहरू के मॉडल से पहले था गांधी का मॉडल, कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो कॉटेज बेस्ड इकोनॉमी रही है, और उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होनी चाहिए। क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो कैपिटलिस्ट कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नॉन सोशलिस्ट कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन जहां आपका नेशनल गोल सबका वेलफेयर है, इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनाने की है, वहां पर कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन आप करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, पूंजी का थोड़े हाथ में कंसंट्रेशन करेंगे, और उससे यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होगी। गांधी का मॉडल ये कहता है कि हम छोटे पैमाने पर स्मॉल स्केल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा, हर आदमी उस इन्वेस्टमेंट में पर्सनली इंटरेस्टेड होगा और उसका लॉस नहीं देखेगा, भले ही वो प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर होगा, फ़ायदे स्मॉल स्केल पर होंगे, लेकिन सारे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होगा वो देश की आवश्यकता के अनुसार होगा, और उसमें भारत की साइके का रिदम होगा। जो फॉरेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप करेंगे, जो इंडस्ट्री लाएंगे, उसमें भारत का जो साइके है, टेम्परामेंट है, वो रिदम नहीं कर सकता। और इसलिए यही कारण है कि अभी भी भारत में जो विद्वान हैं और इतिहासकार और राजनीतिज्ञ हैं उनमें एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो या सोशलिस्ट हो, लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो। तो ये आज़ादी की लड़ाई के समय में ही ये शुरुआत हुई थी, और ये इम्प्लीकेशन उस समय भी था
ये मामला बहुत क्लियर नहीं हुआ था, बल्कि 1930s में आकर ये थोड़ा उलझ गया था। एक टाइम में लगा कि गांधी के विचार के अंदर आकर के क्लैरिटी हो जाएगी और गांधी के रास्ते पर सब कुछ चलेगा, लेकिन 30s आते आते दूसरे सोशलिस्ट लोग आए और उन लोगों ने इंटरफेयर किया और बाद में खुद कैपिटलिस्ट आए। बॉम्बे प्लान आया 1944 में और बॉम्बे प्लान ने अगेन कैपिटलिस्ट मॉडल पर प्रोडक्शन की बात की और इस प्रोडक्शन के मॉडल जो था, चूँकि सरकार इम्पीरियल गवर्नमेंट के करीब था उनके विचारों के, इसलिए उन्होंने जो थोड़ा सा सोशलिस्ट मॉडल का प्रोग्राम था, एनपीसी का प्लान, उसको साइड लाइन किया, बल्कि एक अनस्पोकन हॉस्टिलिटी मेंटेन की और जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, बॉम्बे प्लान था जिसमें बिरलास थे, टाटा थे, ठाकुर दास थे, ये सारे लोग थे उन लोगों के प्लानिंग को कहीं ना कहीं सिंपैथी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। सिंपैथी के लिए कोई डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन एक बात रिमार्केबल है कि उस बॉम्बे प्लान के वन ऑफ द सिग्नेटरीज आर्टशील दलाल, जो कि एक टाटा एसोसिएट थे, टाटा में बहुत बड़े ऑफिसर भी थे, वो रिटायर्ड आईसीएस थे, उनको मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया। मेंबर सेक्रेटरी मतलब उस समय के मिनिस्टर, जो वायसराय के एक मिनिस्टर बनाया गया, जो कि नया एक डिपार्टमेंट खोला गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसका इंचार्ज बनाया गया। स्वाभाविक है कि बॉम्बे प्लान के सिग्नेटरीज को आप अपना एक मिनिस्टर बना रहे हैं, इसका अर्थ है कि बॉम्बे प्लान की जो प्लानिंग है उसको कहीं ना कहीं कबूल कर रहे हैं। इसलिए भी कबूल कर रहे हैं कि वो कम्युनिस्ट लाइन पर नहीं है, सोशलिस्ट लाइन पर नहीं है, और वो कैपिटलिस्ट लाइन पर है, जो कैपिटलिस्ट लाइन अपने टेक्निकल रिसोर्सेज को अमेरिका से बोरो करेगा, क्योंकि ब्रिटेन अब आउट ऑफ सीन हो रहा है। तो ये जो था, ये 1940s में ही जो नेहरू की सोशलिस्ट प्लानिंग वाली बात थी, ये डाइल्यूट होने लगी। उस समय ये प्लानिंग डाइल्यूट होने लगी और एक लेगेसी, उलझी हुई लेगेसी के रूप में आगे ये प्लानिंग आज़ादी के बाद भी आई। इस इकोनॉमिक प्लानिंग में आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं, इसमें एक कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्लो में जा रहा है। लार्ज स्केल प्लानिंग, स्मॉल स्केल प्लानिंग, इसमें कुछ बातें इंटरेस्टिंग है जो कि नोट किया जाना चाहिए कि गांधी के टाइम में विलेज रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई और गांधी ने ये कहा कि जब तक देश में ग्रामीण उद्धार नहीं होगा, इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, हम मजबूत नहीं हो सकते, अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते और आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए 1920 के दशक में ग्रामीण उद्धार की बात उन्होंने की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1930s के लेट 30s में नेशनल प्लानिंग आया तो उसने गांवों के डेवलपमेंट की बात तो की, लेकिन गांधी के टेक्निक और जिस तरीके से जिस बड़े पैमाने पर गांवों का उद्धार करना चाहते थे, वो बात उसमें नहीं थी। अब ये बात इतिहासकारों को सोचने की बात है कि क्यों इतना एक बाइक चेंज हो गया। और उससे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद कभी भी जो रियली पावर पॉलिटिक्स के रूप में तो गांव की बात की जाती है, लेकिन रियली कोई बड़े पैमाने पर कुछ नहीं किया जा रहा है। केवल गांव तक ईंट वाली सड़क पहुंचा देना ये काफ़ी नहीं है एजुकेशन का डेवलपमेंट की, लेकिन गांव के लेवल पर आप जा कर के देखें कि जो रियल डेवलपमेंट है वो नहीं है। अदरवाइज बार बार एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हैं और सिंपली मैं लास्ट ख़त्म कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत है जो गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी कि जिस तरीके से अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गांव की भी प्लानिंग 10 साल आगे की प्लानिंग हो, फ्यूचर प्लानिंग हो, जो आज तक सरकार के एजेंडा में हमने नहीं देखा है कि इस तरीके से प्लानिंग की बात की जाए। अर्बन प्लानिंग की तो बात रोज उठती है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग दर्शक का कॉल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि सर नेहरू रिपोर्ट क्या है और इसका गठन कब किया गया था, इसके उद्देश्य क्या थे और इसके मतलब कि नेहरू रिपोर्ट मतलब इसमें कितने मेंबर्स थे? नेहरू रिपोर्ट, नहीं, उसको नेहरू रिपोर्ट आप नहीं कहें, उसको नेशनल प्लानिंग कमेटी कहें आप। हाँ सर, क्योंकि नेहरू जी मात्र उसके चेयरमैन थे और ये जो रिपोर्ट है ये करीब 25 वॉल्यूम में है। क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो पता नहीं चलता, उसमें नंबरिंग नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो 25 था या 27 था।
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 25 था। और नंबर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन नेशनल कमेटी थी, मेरे ख्याल से 10 के आसपास उसमें मेंबर थे। और सब कमेटी के उसी तरीके से हर सब कमेटी में भी मेंबर थे। मेंबर तो फैक्चुअल चीज है, चेकअप आप रिपोर्ट देख सकते हैं, बड़ी लाइब्रेरी में रिपोर्ट देख सकते हैं आप। हम लोग चर्चा कर रहे थे नगरीय प्लानिंग और ग्रामीण प्लानिंग के बारे में। ग्रामीण प्लानिंग पर उतना फोकस नहीं किया गया जिस तरह से अर्बन प्लानिंग के बारे में बात करें। तो क्यों ऐसा, क्यों ये जो एक और दूसरा जो आपने बताया कि शिफ्ट देखते हैं उनके अप्रोच को लेकर, प्लानिंग की बात तो करते हैं लेकिन गांधीयन अप्रोच, जो गांधीयन टेक्निक, उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? एक तो कारण ये है कि जो नेहरू वाला जनरेशन था, ये सब विदेश में पढ़े हुए थे और इसलिए उनका ओरिएंटेशन जो था वेस्टर्न ओरिएंटेशन था। मोस्टली वो धनी परिवार के थे, इसलिए गांव का एक्सपीरियंस और गांव के प्रति उनको कोई सिंपैथी उतनी नहीं थी, समझ उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। एक तो बात ये है। दुबे जी का फिर प्रश्न है, दुबे जी का प्रश्न हम लोग लेते हैं। जी, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? नहीं, यह हम लोग जिस मुद्दे पर अभी बात कर रहे हैं, आर्थिक रिकंस्ट्रक्शन की बात और उस संबंध में लेगेसी की बात कर रहे हैं, हम लोग उस पर बात करें, क्योंकि अच्छा। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो डेविएशन होगा, वो हमारे प्रसंग से एकदम अलग है। इसलिए आप जो लेगेसी, आर्थिक लेगेसी जो देन है वो कैसे है, उस पर आप बात करें, मोस्ट वेलकम होगा। अच्छा। हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं पहली बात की, वो जो नेहरू का जनरेशन था वो बाहर पड़े हुए थे। जो दूसरा उनके बाद का जनरेशन आया वो भी मॉडर्न और वेस्टर्नाइज सिस्टम में पढ़ा, या इंडिया में ही पढ़ा या विदेश में पढ़ा। वो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल जो होते हैं, जो कॉन्वेंट होते हैं, वहाँ पढ़े और उनको भी विलेज का एक्सपीरियंस नहीं था। मोस्टली जो लीडरशिप लेवल पर थे, मोस्टली धनी परिवार के लोग थे, तो उनका भी चिंतन कभी भी गांव की आवश्यकता जो है उसकी समझ ही नहीं रही मोस्टली। एक तो बात ये है। दूसरी बात की जो बाद में भी नेता और पूरा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम रहा वो अर्बन सेंटर रहा, कि जैसे मिनिस्टर है तो कैपिटल में चला गया और उससे गांव का संपर्क कम होने लगा, जो कि आज भी है। जैसे चाइना में मैंने सुना है कि वहाँ है कि जब चुन करके जाते हैं तो उनको कम्यून में जाकर रहना होता है। यदि इस तरह की व्यवस्था हो तब लोगों को गाँव की चिंता हो सकती है कि उनको गांव में जाकर रहने, ट्रेनिंग का पार्ट हो कि 3 महीने रहिए। अच्छा, ये कारण हो सकता है। जिस प्रकार के यहाँ मेडिकल में किया गया, डॉक्टर यहाँ जैसे आप मेडिकल के लिए कहते, केवल मेडिकल ही क्यों, सबके लिए कीजिए इसको, इवन टीचर के लिए भी कीजिए। गांव की समस्या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में पढ़ा रहे हैं, हम सबको भेजिए गांव में, कि वहाँ की समस्या समझ करके इतिहास या भूगोल जो भी पढ़ा रहे हैं, एक जो लार्जर पॉपुलेशन का जो लाइफ है उसकी समस्याओं को समझकर हम अपने सब्जेक्ट को ओरिएंट करें। इनफैक्ट मैटर ऑफ डिस्कनेक्ट है, एकदम डिस्कनेक्ट है। कुछ दिन तक हम लोग बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद जो सोच हमारी सोच आती है वो अर्बन, एकदम डिस्कनेक्ट का मामला है ये। अच्छा, तो एक तो हुआ कि वहाँ जाएं, उसके बाद देखें और तब करें। दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? दूसरा एक कहा जाता है कि जो जैसे यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं तो रेगुलरली दे इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, तो एक तरह से काइंड ऑफ फीडबैक तो मिलता रहता है। तो उसके आधार पर भी वो निर्णय लेते हैं और प्लानिंग करते हैं और तब काम करते हैं। जी। इसमें एक तो इन जनरल जो मैं स्टेटमेंट दूंगा, एक तो कहूँगा कि रियल जेन्युइन एजुकेशन हर लेवल पर प्रमोट हो, उससे काफ़ी अंतर आएगा। जैसे कोई भी इंटेलिजेंट आदमी है तो वो समस्या को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देख सकता है। थोड़ी सी मैं दूसरी तरफ मैं ले चलूं कि अभी जो एग्जिस्टिंग सरकार की पॉलिसी है उसमें मैं यूजीसी के एक प्रोग्राम को मैं प्रेज करना चाहता हूं, कि उसमें उनका एक प्रोग्राम है कि जहां पर एडवांस सेंटर ऑफ रिसर्च हैं वहां दूसरे जगह से एक्सपर्ट को बुलाने की व्यवस्था है। मैं खुद उसके अंदर गया हूं और व्यवस्था तो ये है कि जाएंगे और एक्सपर्ट अपना लेक्चर देगा और अपने ज्ञान से लाभान्वित करेगा लोकल स्टूडेंट को। उसमें पब्लिक लेक्चर की भी व्यवस्था है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैंने ये नोट किया कि मैं वहाँ जाकर खुद सीखा। यदि मैं नहीं जाता तो वहाँ की हिस्ट्री के प्रति हमारा जो अपना दृष्टिकोण था कुछ अलग था।
तो एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसको और पॉपुलर करने की ज़रूरत है। ये और वाइडर स्केल पर लोगों को प्रोविज़न सरकार इसकी व्यवस्था करे, यूजीसी व्यवस्था करे और मच मोर फ्रीक्वेंटली और लार्जर नंबर लोगों में सहूलियत दी जाए। बल्कि उसमें ये भी छोड़ा जाए कि स्कॉलर किस तरीके से वो अपने स्टे को ओरिएंट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि 15 दिन नहीं 3 महीना रह करके अपना कुछ प्रोजेक्ट भी उस वहाँ का करना चाहें, वो भी बात हो सकती है उसमें। तो कहने का अर्थ यह है कुछ इनोवेशन की ज़रूरत है, और ये इनोवेशन का एक एग्जाम्पल मैंने दिया यूजीसी का, जो कि वर्दी ऑफ प्रेज है। एक तो रिसर्च हुआ जो आप फॉर्मल वे में हम लोग करते हैं, जी जी, सर्वे किया, क्वेश्चनर तैयार किया, उसके बाद एडमिनिस्टर किया, देन बी रीच टू सर्टेन कंक्लूजन। जी इसके दूसरे पहलू भी हैं, जैसे गांव में, दूसरे जगह पे, छोटे शहरों में देखते हैं कि लोगों को जानकारी पहले से होती है। जी जी, जो रिसर्च के द्वारा फाइंडिंग होता है हाँ, उसकी वो जानकारी जानते पहले होती है। जी जी, तो एक जो हम लोग के यहाँ रिसर्च चला रहा है, पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट किए, हाइपोथेसिस सेट किए, तब उस कंक्लूजन पे पहुंचे। जी क्या उसके अपोजिट भी हो सकता है? क्योंकि एक जो नॉलेज ऑफ विजडम भी कैन से, जिसके थ्रू वो लोग को ज्ञान हो जाता है कि ऐसे ऐसे है, इसको करेंगे तो इसमें कमियां हैं, क्या उसके आधार पर भी दूसरे रिसर्च को दिशा दी जा सकती है? जी जी, इस संबंध में मैं फिर अपनी बात, अपना अनुभव मैं करूं कि मैंने चंपारण के नॉर्थ बिहार के हेरिटेज साइट, खास करके हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट जो रिमोट एरिया में है, उसका मैंने भ्रमण किया है। एकदम रिमोट एरिया में, जंगल में घुस करके, जहाँ ट्राइबल रहते हैं, लाइफ पर भी खतरा था वहाँ विजिट करने में, फिर भी मैं गया और मैंने देखा कि उनका अपने टाइप का इंटेलिजेंस है। पहली तो बात यह है कि जो शहर में रहकर हम रिसर्च करते हैं उसमें उन सब चीज़ों, वहाँ जो हेरिटेज है उसका जिक्र नहीं है। मोटे तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चीज़ें हैं उसका हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जो जंगल में है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कई बार वो हेरिटेज बहुत ही वैल्यूएबल है। नंबर 1 ये मटेरियल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहा हूँ। एक दर्शक जी अम्बाला से हैं जी, साहनी साहब जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर। सर, नेहरूवियन सोशलिज्म और कार्ल मार्क्स की थ्योरी में क्या फर्क है? हेलो जी जी, सुन रहे हैं, बोलिए। थ्योरी में क्या फर्क है? हाँ, नेहरू के सोशलिज्म और कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म। जी हाँ जी, हाँ, इसमें मैं फ़र्क बतलाऊँ। सोशलिज्म तो सोशलिज्म है, उसमें बात उठती है कि कैसे उसको लाया जाए। तो जो मार्क्स है वो एडवोकेट करें या ना करें, लेकिन उसकी फाइंडिंग ये थी कि एक लेवल के बाद जो सोशलिज्म जब आएगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि खूनी क्रांति हो जाएगी। लोग आसानी से सोशलिज्म के मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जो एक्सप्लॉइटर होंगे, जो कैपिटलिस्ट होंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्रांति होगी और तब सोशलिज्म आएगा। उस मामले में नेहरू जी खुल करके वार की बात करते हों और खूनी क्रांति की बात करते हों, ऐसा नहीं दिखता। लेकिन वो स्टर्नर थे, खास करके 1930s में वो काफ़ी वोकल थे सोशलिज्म के फेवर में, और उसको ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ब्लडी रेवोल्यूशन के बारे में वो कितने फॉर और कितने अगेंस्ट थे, लेकिन माइल्डर साइड में तो थे ही वो ये नहीं एडवोकेट कर रहे थे। चूँकि आप ये भी ख्याल करें कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, कांग्रेस के नेता थे, और कांग्रेस खुद कैपिटलिस्ट लोगों भी थे, उसमें बड़े बड़े जमींदार थे, तो उसमें रह करके वो बहुत बगावत की बात नहीं कर सकते थे। वो देश के नेशनल इंटरेस्ट में उनकी एक तरह की समझदारी कहिए कि चुप रहे, अदरवाइज वो कांग्रेस ब्रेक करता उस जमाने में। चलिए, एक तो हुआ कि खूनी क्रांति के नहीं थे, दूसरा माइल्ड थे जी जी, चीज़ों को। और क्या उसको एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में, जैसा कि नेहरू जी अपने खुद लिखा है जी, कि जब मैं गांधी जी के रणनीति को देखता हूँ या जब उनका जो एक्शन होता है उसको देखता हूँ, तो लगता है कि कोई प्रेरित कर रहा है, पीछे से प्रेरित कर, कोई फोर्सेज है जो उनको पीछे से प्रेरित करता है, जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, और उनके पीछे लोग चले आते हैं। जी 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 जी, ठीक है। इसके बारे में मैं ये बतलाऊं कि नेहरू जी रसा के सोशलिस्ट इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से दर्शक हैं दीपक दुबे जी। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।
हाँ सर, मैं ट्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि ट्रेन ऑफ वेल्थ को किस आईएन इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में से स्वीकार किया गया था, उसकी मतलब उद्देश्य क्या था, इसकी ये तथ्य क्या था? ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को किस नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो शुरू से ही, जब से ही ब्रिटिश आए थे तब से ही ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, लेकिन इसको एक फेनामेना के रूप में वन ऑफ द अर्लीस्ट जो लोग थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि भारत से व्यापार के रूप में जो उसकी कमाई हो रही है या रॉ मटेरियल है यहाँ से विदेश जा रहा है और उसका जो मुनाफे का फ़ायदा लौट नहीं रहा है। तो पहली दफ़ा दादा भाई नौरोजी ने किया और उसके बाद से जितने भी स्कॉलर आए सब ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोट किया। आरसी दत्त हों या बाद के लोग हों, इवन गांधी जी की बात कीजिए, उसके बाद पीसी रे की बात कीजिए, साइंटिस्ट थे पीसी रे, बाद में उसके बाद भी आए। चूँकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है एक लेवल के बाद रुक गया हो, नहीं, वो तो जब तक ब्रिटिश रहे और कुछ नहीं तो सैलरी के ही रूप में ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन मनी जाते रहा, उनके घर जाते रहा, चूँकि वो सैलरी मिलती थी वो अपने देश में भेजते थे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एक लंबा ये फेनोमेना था, लेकिन कुछ पीरियड में वो बहुत ज़्यादा हावी था। हालांकि उसके सपोर्टर लोग ये कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के कि नहीं, वो पैसा जो जनरेट हुआ वो इंडिया के वेलफेयर के लिए, रोड और पुल बनाने में भी खर्च हुआ। लेकिन हम ऐसे भी सोचते हैं कि क्या इंडिया की भलाई के लिए वो पुल बनाए गए? ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि मिलिट्री के मूवमेंट के लिए रोड और पुल और रेलवे बनाए गए और उसके कॉन्ट्रैक्टर फॉरेनर होते थे और उसकी आमदनी इंग्लैंड जाती थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो एक बड़ा वाइडर फेनोमेना था। आप कोई भी हिस्ट्री की किताब पढ़ें आजकल, उसमें काफ़ी डिटेल में होता है। अच्छा, इस पर रेलवे की बात चली तो एक याद आती है, गांधी जी ने स्वराज में, हिंद स्वराज में लिखा है, खास करके वो इस तरह के मॉडर्नाइजेशन रेलवे या इवन मेडिकल में भी वो इसके विरोधी थे। आज जब हम 100 साल बाद देखते हैं, एक तरफ उनका स्ट्रगल का जो प्रिंसिपल था उसको तो काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो बातें हैं उस पर चर्चा नहीं होती। एज ए इंडियन आप उसको नहीं, उस पर एकदम चर्चा होनी चाहिए। और मैं बतलाऊं कि गांधी जी साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे। गांधी जी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे और वह टेक्नोलॉजी जो कि शोषण से संलग्न थी उसके खिलाफ थे वो, चूँकि उसका वो रिपरकशन अपने खुद देश के शोषण के रूप में देख रहे थे, इसलिए वो मशीन को विरोध करते थे। लेकिन चरखा भी, वो बोलते भी थे कि चरखा भी तो एक मशीन है, लेकिन मैं उसको लाइक करता हूँ, इट इज़ ए वेरी डेलिकेट, बड़ी रिफाइनमेंट, वो बोलते थे कि इट इज़ ए वेरी डेलिकेट मशीन। लेकिन चूंकि इससे ज़्यादा लोगों का फायदा होता है इसलिए उसके पक्ष में थे। और रेलवे के पक्ष में इसलिए नहीं थे कि रेलवे से रॉ मटेरियल और सामान देश से बाहर भेजा जाता था, आर्मी को मूव किया जाता था। ये भी ख्याल करें कि बाद के 1920 लेट 20s 30s आते आते उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे का मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह रेलवे हो जो रेलवे जनता की भलाई के लिए कायम की जाए। उसी तरीके से मेडिकल साइंस के बारे में, हालांकि मेडिकल साइंस के बारे में उनके कुछ फंडामेंटल विचार थे। वो ये कहते थे कि जो वेस्टर्न साइंस और मेडिकल साइंस और इंडियन वेस्टर्न साइंस है, ये दोनों के ही अपने कल्चरल आधार हैं। हमारे मेडिकल साइंस का कल्चरल आधार है, स्पिरिचुअलिज्म है, अपना पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ है और नेचर के साथ रिदम है। उनका जो है मेटेरियलिज्म पर आधारित है, वो स्पिरिचुअलिज्म पर नहीं है और इसलिए वो कंज्यूमरिस्ट है। तो वो उनका मेडिकल साइंस ये सिखाता है कि जितना मन करे अपने नेचर के खिलाफ जाओ, तबीयत खराब हो तो हमारी दवा खा लो और तबीयत ठीक हो जाएगी। ये कहते थे कि नहीं, हमको तो प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना है, इसलिए हमको अपने डिसिप्लिन करना है, इसलिए हमको दवा कम चाहिए और जो भी दवा आए वो प्रकृति से आनी चाहिए और वो दवा एफोर्डेबल होनी चाहिए, जो अगल बगल से हमको मिल जाए, जिसमें बहुत पैसे नहीं खर्च करने हो। मतलब तो प्रिवेंशन उनका मेन एम्फेसिस था। एकदम प्रिवेंशन से क्योर पर विश्वास कम था, प्रिवेंशन पर ज्यादा था। और उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करते थे, बल्कि सिंबॉलिक तौर पे उसको सिंबॉलिक जिससे विरोध भी हो जाए और जनता की भलाई भी हो जाए। बल्कि हम आपको जानते, गांधी जी बहुत सारा काम सिंबॉलिक करते थे। जैसे एक बार कहा जाता है कि गोलमेज में गए तो वहां पर जब चाय सर्व की गई तो उन्होंने एक पोटली से कुछ निकाला और चाय में डाला और उसको पी लिया। उसको किसी ने पूछा कि ये क्या था, तो ये बोले कि दंडी मार्च में जो हमने नमक बनाया था उसी का हिस्सा था। मतलब वहां भी वो प्रोटेस्ट शो करना चाहते थे, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं।
तो इस तरीके का काम गांधी जी करते थे और गांधी को समझने के लिए इस मुद्दे पर आज भी उनका हिंद स्वराज जो है वो काफ़ी रेलिवेंट है और लोगों को पढ़ना चाहिए हिंद स्वराज को। आप उससे एग्री हों या ना हों, लेकिन डेफिनेटली हर इंटेलिजेंट आदमी को एक अपना सोचने का पर्सपेक्टिव वो प्रोवाइड करती है किताब। वो पतली सी किताब है, प्रोवाइड करती है। पतली सी वो तो बात है, और बहुत कम मूल्य भी है। जी जी, 5 रुपए कीमत है। 5 रुपए कीमत, कोई भी आदमी 2 दिन में पढ़ लेगा। जी जी, एक दिन में आप पढ़ जाएंगे अगर फ्यू आवर्स में। हाँ, फ्यू आवर्स में। लेकिन एक चीज उसमें देखते हैं कि उन्हीं विषयों पर गांधी जी जब बाद में लिखते हैं तो कुछ अलग भाव आते हैं। वो उसका भी एक्सप्लेनेशन खुद गांधी जी ने दिया है। गांधी जी ने ये कहा है कि मैं किसी भी विचार का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमारा ट्रू एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से मैं जज करूंगा उस चीज़ को। उन्होंने ये भी कहा कि तब आप पूछेंगे हमसे कि आपने पहले कहा वो विचार सही है या अभी कहा वो विचार सही है, तो उन्होंने खुद आंसर दिया कि नहीं, अभी का जो विचार है उसको सही मानकर चलें, क्योंकि पहले मेरा एरोनोस हो सकता है, मेरी गलती रही होगी, अब हमने रियलाइज किया और इस विचार से हम सहमत हैं, इसलिए लेटेस्ट मेरे विचार को आप स्वीकार करें। गांधी जी ने खुद इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने अनुभव के साथ जो जी, अनुभव से वो बदल सकता है, विचार हमारा बदल सकता है। गांधी जी के बारे में गॉड में विश्वास की बात लोग करते हैं, लेकिन उनके डिटेल में जाइए तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं। एक मौके पर एक गोरा बहुत बड़े रैशनलिस्ट उस जमाने के हुए थे, उनका जो डायलॉग है उस डायलॉग को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी कितने प्रगतिशील भी थे। वो कहते हैं कि मैं भी रैशनलिस्ट हूँ और आप ये नहीं समझे कि गॉड ही हमारे लिए सब कुछ है, और यदि गॉड है तो गॉड आसमान में नहीं है, वो जमीन पर है, अगल बगल के लोग हैं सारे गॉड और हम सारे गॉड हैं। तो एक तरह से ओरिजिनल ट्रेडिशनल फिलॉसफी गॉड की है, उससे तो ये अलग बात है ये गांधी की। और इतना मैं यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन गोरा के साथ उनकी जो डायलॉग हैं कहीं से खोज कर जिनको रुचि हो पढ़ें, और तब देखेंगे कि गांधी जी प्रोग्रेसिव भी थे, केवल पुराना रूप ही उनका आप नहीं देखें। एक चीज और यहाँ पर उभर कर सामने आती है, गांधी जी के आर्थिक विचार जी और नेहरू जी के आर्थिक विचार जी में क्या समानता थी और क्या हाँ, उसमें डिसिमिलरिटी थी? समानता कम थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। दोनों के विचार ये थे कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक की जाए जिससे देश के सभी लोग खुशहाल हों, इसमें कहीं डाउट नहीं है। गांधी जी का टेक्निक अलग था, नेहरू का टेक्निक अलग था, टेक्निक दोनों के अंतर थे। और उस टेक्निक को नेहरू जी, क्योंकि उनको बहुत आदर करते थे गांधी जी का, खुलकर विरोध नहीं करते थे लेकिन चुप रहते थे। वो कई बार उनसे पूछा जाता था तो वो चुप रहते थे। उनको मैंने ऐसा शो करते थे कि पता नहीं गांधी जी कह तो रहे हैं लेकिन कैसे इसका रिजल्ट आएगा आई डोंट नो। इस तरह एम एन शाह और ये दोनों, एम एन शाह तो खैर उनके खिलाफ बोलते थे गांधी जी के टेक्निक के, लेकिन नेहरू जी डेफिनेटली इनिशियली गांधी जी के टेक्निक से प्रभावित नहीं थे और ना एग्री करते थे। और मेरा अंदाज है कि बाद में भी वो एग्री नहीं करते थे। दोनों चाहते थे कि देश की जनता की खुशहाली बढ़ाई जाए, लेकिन वो चरखा और हथकरघा से बढ़ाना चाहते थे, ये स्टील प्लांट बड़ी फैक्ट्री बना करके और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ों से करना चाहते थे। ये बेसिक अंतर था इन दोनों में। एक तो बात दूसरी समय और जो कंटेम्प्रेरी थिंकर थे, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी और मधुली में जी, ये सब में JP ये सब अलग अलग धारा निकला। जी जी, तो कहाँ पर क्या थी, कैसे, क्योंकि सब तो जो ताकि एक ब्रीफ में ताकि लोग समझ मैं आपकी बात समझ गया। इसमें जो इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले दर्शक हैं पंजाब से, उनका हम लोग कॉल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। रमेश जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या गांधी जी ने सिर्फ मतलब कि कार्यों को भी अंजाम दिया, मतलब कि कुछ नकारात्मक कार्यों को भी उन्होंने किया होगा? तो मैं चाहूंगा थोड़ा उस पर फोकस करें। और चूंकि मतलब उनके उसके विचारों में तो काफी मतलब भेद थे, कई अधिवेशनों में उनसे मतलब कि मतभेद के कारण मतलब कि फूट पड़ती थी। तो इस वजह से थोड़ा मैं चाहूंगा कि उनके नकारात्मक कार्यों को भी कुछ थोड़ा सा फोकस करें। क्या उनके गांधी जी के नकारात्मक कार्यों को? जी, अच्छा तो यही रहेगा कि हम लोग सकारात्मक चीज को लें, लेकिन एज सच मुझे तो नकारात्मक कुछ नहीं दिखता कि जो मैं आपको बतला पाऊँ। गांधी जी जो नकारात्मक उनके होते थे वो खुद ही छोड़ते चलते थे उसको, और वो बोलते थे कि जो पहले मेरा विचार था और बाद में दूसरा विचार आया तो दूसरे वाले को आप माने। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने नकारात्मक किया। यदि आप कुछ बतलाएं तो हम लोग लाभान्वित। और ये अच्छी बात है, गलती तो सब लोग करता है, टू ह्यूमन,
लेकिन उसको सुधार दे तो ये सबसे बड़ा क्वालिटी सब गलतियों जी। को ढक देता है। जी जी तो लेकिन फिर भी हर और जो गलतियां उन्होंने की हैं जी। वो ऑटोबायोग्राफी में जो अपना लिखे हैं जी जी उसमें वो सब खुद कुछ लिखा है हाँ, उन्होंने। खुद उन्होंने खुद लिख लिखा दिया है। तो आप अगर जानना चाहते हैं, ज्यादा हाँ, इच्छुक तो हैं, उनकी तो आप autobiography ऑटोग्राफी पढ़ें आप। पढ़ें, कम से और- कम 10 गलतियां जरूर मिल जाएगी, जी 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 उससे भी ज्यादा। जिसको उन्होंने खुद एडमिट किया जी जी है। और क्विट इंडिया मूवमेंट पर गांधी के विचार भी देखे, उन्होंने कैसे विड्रॉ किया। उन्होंने पहले कॉल दिया था और जब वायलेंट हो गया तो कितने दुखी हो गए बेचारे वो। अच्छा, जो नॉन कॉपरेशन हाँ, नॉन कोऑपरेशन में भी देखिए कई बार आप देखें। हम ऐसा 3 मूवमेंट जो उनका सिद्धांत था, स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, जी जो फेज होता है जी, जी। स्ट्रगल करने के लिए एकदम एकदम। तो कुछ दिन शांति। तो हम लोग एक बात शुरू में हम लोग जो चर्चा किए थे कि गांधी जी के जो अननोन फोर्सेज जिसको सुनकर वो एक्ट करते थे और नेहरू जी उसके बारे में बोलते थे कि पता नहीं कैसे इस जी। पर क्या होगा, जैसे जी। फास्ट के बारे में जी 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 नेहरू जी मना किया था, जी। फिर भी वो फास्ट पे गए और फिर उनके पीछे पूरा देश हो गया। जी 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 तो जी, इस तरह की नेहरू जो जी के एक- बारे में जो हमने इवैल्यूएशन का देखा है कि नेहरू जी एट हार्ट थोड़े से मिस्टिक जैसे भी थे, रोमांटिसिज्म का एलिमेंट था उनमें, और वेस्टर्न एजुकेशन के बावजूद भी वो भारत की आत्मा को अलग नहीं कर पा रहे थे। भले ही हम लोग उन पर कई दोष लगा दें कि ये तरीका गलत था, लेकिन उनका मन जो था वो भारत की आत्मा में बसा हुआ था। और चूंकि एजुकेशन वेस्टर्न था इसलिए उनको विरोधाभास, वो गांधी का स्पिरिचुअलिज्म को वो छोड़ भी नहीं पाते थे, वो कंडेम भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी खुद भी आत्मा बसी हुई थी भारत में। अदरवाइज गंगा और हिमालय की क्यों बात करते। गांधी जी का, नेहरू जी का एक लाइफ का इम्पोर्टेंट एम्बिशन था कि वो हिमालय में जाएं भीतर। वो एक रोमांटिक आइडिया है, लेकिन एक आइडिया है क्यों हिमालय में ही, अफ्रीका के जंगल में क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं लगाव था, भारत की संस्कृति से उनका लगाव था, इसको डिनाई करना मुश्किल काम है। और खूब उन्होंने अच्छा से वर्णन किया, अल्मोड़ा के जेल जी में जी थे तो सब किस जगह तरह का। से तो उसी तरह से भारत के जो प्राचीन उपलब्धियां हैं स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में भी, योगा में भी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे उससे, और उसका एम्बॉडीमेंट वो गांधी के रूप में देखते थे। इसलिए गांधी जी का उतना आदर भी करते, वो नहीं भी आदर कर सकते थे। गांधी जी 1920 के पहले तो इतने इम्पोर्टेंट आदमी नहीं थे, लेकिन वो आदर करते थे, बहुत आदर करते थे। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि उनकी आत्मा भारत की आत्मा से जुड़ी हुई थी, और उसका एम्बॉडीमेंट वो गांधी में देखते थे। सोशलिज्म में वो मॉडर्न डेवलपमेंट देखते थे, लेकिन भारत की जनता की आत्मा वो गांधी में देखते थे, और इसलिए इन दोनों की अटूट फ्रेंडशिप चलती रही, हमेशा ही चलती रही। तो राजनीतिक विरासत को अलग करके देखें और आर्थिक विरासत को देखें जी तो इसमें ज़्यादा योगदान या जो प्रिडोमिनेंट योगदान कहते हैं दादा भाई नौरोजी को ड्रेन ऑफ वेल्थ जी ज़्यादा सटीक है, जी और उसके बाद प्लानिंग या जो भी हुआ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, जी तो इस पर जो विचार बने उसका मुख्य आधार ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, उसको आधार जिसको मान सकते हैं। शुरू के स्टेज में जो आर्थिक इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म जो है, उसका इनिशियल जो आधार था तो ड्रेन ऑफ वेल्थ ही था। वहां से बात शुरू हुई। फिर उसमें यह भी देखा गया कैसे दूसरे रूप में भी डाइवर्ट कर रहे हैं, डिफ्लेट कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट को, कि होना किसी और लाइन पर होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से कोई और लाइन पर हो रहा है। ये भी बात थी। तो आज के इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, और आप सभी दर्शकों को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने आपने प्रश्न पूछा, और धन्यवाद देते हैं। और आपकी ओर से डॉक्टर जयंत सिन्हा की भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सरगर्भित हम लोग को सामने अपने विचार रखें। आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।